बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया के सामने यमन को डराने के लिए अमेरिका ने फैसला कर लिया कि हम 14 ममालिक समेत सारे लोग जा रहे हैं बड़ी ताकत के साथ यमन को कुचलने के लिए। और उनका ख्याल था कि यमन डर जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो शिपिंग और ये सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन हुआ ये है कि मिस्र की जानिब से ऐलान किया गया है कि आज यमन ने 2 शिप्स पर मजीद हमला किया है, मिसाइल दाग दिए हैं और डायरेक्टली जाकर ये शिप हिट किए हैं। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि इंतज़ार कीजिए, अब यमन की जानिब से डिटेल्स आएंगी। आप अंदाज़ा करें कि यमन इस वक्त इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, एक गरीब सा मुल्क जो इस वक्त उसने पूरी दुनिया का रीर आउट कर दिया है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वो जो पूरी दुनिया के अंदर आज से 200 साल पहले जिस रास्ते को लोग इस्तेमाल करते थे, वो अब कंपनीज और बड़े बड़े ममालिक उस रास्ते को इस्तेमाल करें। वो ऊपर से होकर आते हैं, स्विस कैनाल भी खत्म और ये वो। अब इस सारे मामले के अंदर यमन को तबाह करने के लिए पहुंच रहे थे और उधर यमन ने बाजी ही पलट दी है। किसी ने सोचा था कभी यमन इस लेवल की ताकत बनकर उभरेगा? ना वो अमेरिका की परवाह करेगा, ना वो यूरोप की, ना वो नेटो की परवाह करेगा और ना वो इसराइल की परवाह करेगा। जितना इसराइल इस वक्त डरा हुआ है यमन से, शायद ही किसी से डरा। शायद इतना तो वो हमास से नहीं डरा, क्योंकि इकोनॉमिकली जितना नुकसान यमन ने पहुंचा दिया है, हमास की लड़ाई तो जारी है, वो एक अलग सिस्टम है। इन्होंने तो उनका नाटका बंद कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है वो ये है कि यमन से अब लोग जा रहे हैं गजा लड़ने के लिए। ये अब तक का सबसे बड़ा, अगर आप कह सकते हैं तो, इसराइल को झटका है कि यमन ने अब रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है कि वहां से अब लोग जाएंगे गजा लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ाई करेंगे, आप 14 मुल्क अमेरिका समेत सारी ताकतें अगर उभरेगी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने लड़ने के लिए जाना था। अभी तक तो वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप लोग कोई काम ना करें। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया की किसी शिपिंग के लिए कोई मसला पैदा नहीं किया। रशिया के आ रहे आसानी से जा रहे, उसको ट्रैक भी नहीं वो करे। उन्होंने कहा हम सिर्फ जो इजराइल की कंपनी है या जो लोग इजराइल के लिए माल भेज रहे, सिर्फ उनको हम टारगेट करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने गजा के अंदर इमदाद और सारा कुछ बंद किया है, तो हम यहाँ पर उनको कैसे जाने दे सकते हैं? हम मुसलमान हैं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, हमने तो इनको छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि सारा कुछ ठीक हो जाए, तो उनको क्या गजा के अंदर जाने दें। आप जो तीसरी जंग अजीम छेड़ने के ख्वाब देख रहे हैं सारा वर्ल्ड, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप जाकर हमें जो आप कह रहे हैं, तो आप इसराइल को रोक दे जाकर कि इसराइल वहां पर आम लोगों को मारना बंद करे, वहां इमदाद और ये चीजें जाने थे, हम यहाँ पर छोड़ देंगे उनको। अब उन्होंने कहा नहीं, तो उनकी जानिब से अब भर्ती होना शुरू हो गए हैं लोग और वो गजा जाकर लड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वो गजा कैसे जाकर लड़ेंगे। देखिए, जो यमन है उसमें हौसियों को नॉन स्टेट एक्टर कहा जाता है कि ये असल में उनको वो हुकूमत तस्लीम नहीं करते, ये अमेरिका, ये इसराइल और ये बाकी ताकतें। तो इस सारे मामले के अंदर वो दुनिया के इंटरनेशनल लॉज या ये वो उनकी परवाह भी नहीं करते, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। वो कहते थे हमने 9 साल लड़ाई की है अमेरिका और उसके इत्तेहादी और उसकी ताकत की, हम इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब वो जाएंगे कहाँ से? देखिए, लेबनान ने हालिया कहा था कि हम मदद कर रहे हैं गजा के अंदर, जैसे भी करें हमारे लोग, यानी आते जाते हैं जैसे भी। अब सवाल ये है कि जो सुरंगें हमास ने बनाई थी, क्या उनका रास्ता आगे जाकर लेबनान के अंदर खुलता है? अगर ये खुलता है और ये बात ठीक है, तो फिर तो यमन के लिए कोई भी तरह की मुश्किल नहीं हो सकती, आसानी के साथ उनके बंदे लड़ने के लिए जा सकते हैं। और आपने गौर से देखा हो तो जो उनके लोग हैं वो बहुत ज्यादा जंगजू है, यानी लड़ने वाले हैं। एक दफा वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। अब इस सारे मामले के अंदर आप ये देखें कि यमन जो ताकत बनकर उभरा है, वो अमेरिका और बाकी ताकतों उन सबके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। आप सोचें कि अगर अमेरिका 14 ममालिक समेत आ जाए खित्ते के अंदर और कह दी मैं तो तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूं, और साथ आपको पता चले कि वो छोटा सा मुल्क डरने की बजाय उसने 2 मजीद शिप तबाह कर दी हैं, तो बताइए आप कहां पर खड़े होंगे? ये असल कहानी तो ये है ना कि इस वक्त इसराइल की पोजीशन क्या हो चुकी हुई है। इसराइल की पोजीशन ये हो चुकी है कि जिस चीज को वो रोकना चाह रहा था इसराइल, वो अब रुक नहीं पा रही। अब सबसे बड़ा खतरा इसराइल के लिए यही पैदा हुआ है कि यमन के अंदर भर्तियां शुरू हो गई हैं और वो जाकर लड़ने वाले हैं गजा के अंदर। कहते थी हमें कोई परवाह नहीं है, दुनिया क्या सोचती है क्या करती है, हम पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार थे, लड़ाई के लिए तैयार हैं और हमारे लिए एक ही टारगेट है कि हमने इजराइल को नहीं छोड़ना।
अब चाहे इसराइल सारी दुनिया को साथ मिला ले, ये लड़ाई क्यों। उन्होंने यहां तक कहा है कि अमेरिका को भी अंदाजा नहीं है कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, जब हमने इस्तेमाल किए तो अमेरिका की जो चीखें निकलेंगी और जो अमेरिका को नुकसान होगा उसका अंदाजा अमेरिका को हो जाएगा। आप ये देखें कि अभी ये सूरत हाल है, तो आज हिजबुल्लाह ने क्या ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने इजराइल के हेलीकॉप्टर्स पर 2 मिसाइल दागे हैं और उन्होंने कहा है कि ये शुटुला और शोमेरा वाली साइट के ऊपर है। उन्होंने कहा जैसे ही सरफेस टू एयर मिसाइल हमने मारे जमीन से फिजा की तरफ, उसी वक्त इजराइल के हेलीकॉप्टर्स भाग गए यहां से। यानी आप ये देखें कि अब डायरेक्टली इजराइल के जो हेलीकॉप्टर्स है, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स, उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो इजराइल का अगर F-35 किसी भी वजह से रास्ते में कहीं स्ट्राइक करने के लिए कुछ चला गया, तो आप सोचिए उनमें से किसी एक के ऊपर हिट हो गया तो अमेरिका की तो मार्केट लॉकहीड मार्टिन की जमीन बोस हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इधर ये हिट करें, अब ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त चल रहा है, यमन तो एक गरीब सा मुल्क था, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ये इतनी बड़ी ताकत, यानी आप सोचे बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका और इसराइल के आगे कुछ भी नहीं करी। ये एक छोटी सी ताकत थी और छोटी सी ताकत इस वक्त बनकर उभरी हुई है और उन्होंने फैसला किया है कि नहीं जी, हमने तो इनकी ईंट से ईंट बजा देनी है। और इस सारे मामले के ऊपर हालात इस लेवल पर या इस नहेज पर पहुंच चुके हैं कि इजराइल को एक तरफ उनसे नहीं संभाला जा रहा, हमास का महाज नहीं उनसे संभाला जा रहा, वहां पर लोग मर रहे हैं। वहां पर आप सोचे जरा, आज इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा आप कैदियों की डील कर लें और 2-3 हफ्ते की बात की है। देखिए पहले हमास क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप 2-3 हफ्तों की डील करें, जंग रोकें और ये काम करें। इसराइल ने कहा नहीं, उन्होंने 4-5 दिन जंग रोकी और उसके बाद मुआहिदा तोड़ा और लड़ाई शुरू हो गई। आप सोचे कितना बड़ा झटका था। अब इसराइल ये कह रहा है कि 2-3 हफ्तों की आप जंगबंदी कर लें, आप करीबन हमारे 40 के करीब कैदी छोड़ दें और हमारे साथ तय कर लें कि कितने दिनों में आएंगे, हम आपके लोग छोड़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते नहीं, जंगबंदी पूरी होगी तो उस बात पर बातचीत होगी, अदरवाइज ये बात नहीं होगी, आप जाकर उनको कह दें। अब जाहिर सी बात है इसराइल के लिए ये बात बड़ी परेशान कुन है कि एक तरफ सोचे उनके लोग उनके ऊपर प्रेशर डालें कि हमारे बंदे लेकर आए, दूसरी तरफ इसराइल की जो कंपनीज हैं, शिपिंग कंपनीज, उनका काम क्या हुआ है। देखिए स्टेट ऑफ मलाक्का के अंदर जो चाइना की तरफ, चाइना का एक ही रास्ता ना स्टेट ऑफ मलाक्का से आना जाना, तो वहां से इन्होंने प्लान किया था कि हम स्टेट ऑफ मलाक्का बंद करेंगे, जब ये ताइवान पर हमला करेगा चाइना तो हम स्टेट ऑफ मलाक्का बंद कर देंगे। आप सोचिए जरा, ये चाइना की शारक पकड़ने के मुतरादिफ था। उन्होंने बदले में क्या देखा, उन्होंने चाइना ने ईरान को मजबूत किया और ईरान ने आगे यमन को मजबूत कर दिया। जब उन्होंने ईरान को मजबूत किया, यमन को मजबूत किया, तो यमन अकेले ने ही आज देख ले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और बाकी ममालिक का नाथका बंद कर दिया है रेड सी के अंदर। कभी किसी ने सोचा था। अब ईरान के ऊपर रशिया की बड़ी नजर है, वो कह रहे हैं कि यार ये तो इतनी बड़ी ताकत है कि ये तो ललकार दिया इन्होंने अमेरिका को। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। वो ये सोचते हैं कि ईरान इस वक्त इतना वाइटल हो गया है कि चाइना और रशिया ये मैरीटाइम को या समुद्री रास्तों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सोचें कि अमेरिका स्टेट ऑफ मलाक्का बंद करना चाहता था ताकि वो चाइना की इकोनॉमी को तबाह करे। उधर आप ये देखें कि उन्होंने, ईरान ने बगैर ब्लॉक किए हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने अमेरिका की जो नेवल प्रेजेंस थी उसका बेड़ागर्क कर दिया है और अब अमेरिका आमने सामने आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा ईरान तो इतनी बड़ी ताकत है, हमें सोचा ही नहीं था उन्होंने कभी कि इस लेवल पर जाकर लड़ाई करेंगे। और ईरान ने आगे यमन को इतना पावरफुल उन्होंने कर दिया है कि यमन कह रही है कि भाई आओ, हम तो लड़ाई करने को तैयार है। अभी आप ये देखिए कि यमन ने ऐलान ये किया है, उन्होंने कहा है कि हम वार्न कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ आया इस खत्ते के अंदर हमसे लड़ने के लिए, फिर हमने उनको कहां कहां जाकर हिट करना है आपको अंदाजा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी मिलिट्री बेसिस खत्ते में जहां पर भी होंगी, यहां से वो जहां पर जाना चाहेंगे हम उनको हिट करेंगे और इतनी बुरी तरह हिट करेंगे कि इनके परखच्चे मुड़ा देंगे, इनसे मैनेज नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि आप तैयारी कर लें बुरी तरह, हम इनके पीछे जा रहे हैं, आप कोई गलत काम ना कीजिएगा। यानी उन्होंने यूरोप को कहा
अब सोचिए जरा कि आप अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, आप यूरोप को धमकी दे रहे हैं, और देखिए अमेरिका ये जो लेकर आया है यमन के साथ लड़ाई करने के लिए वो अनसेफ है। यहां पर उसके पास कोई प्लान नहीं। अगर डे फर्स्ट से अमेरिका को 10% कामयाबी का इम्कान होता यमन के खिलाफ, तो वो यमन पर स्ट्राइक करता, वो यमन पर उनके मिसाइल हमले और ये तमाम चीजें रोकता। अभी तक तो उसने नहीं रोका कुछ भी। तो जब आपने रोका नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका प्लान वीक था। वो तो इजराइल ने इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला है, इतना ज्यादा प्रेशर डाला है कि अब उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ा है कि नहीं हम इस जंग में कूद रहे हैं, वरना आप ये देखिए कि उन्होंने तो काम करना नहीं था। सोचे इजराइल का जो आर्मी रेडियो है वो एक तरफ बता रहा है कि 2 एंटी एयर मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए लेबनान की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन इतनी ज्यादा हमारे लिए हो गई है कि हमारा सरवाइव करना यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है, कि हमारे हेलीकॉप्टर्स पूरी तरह तबाह हो सकते हैं, और हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब आप सोचिए जरा, एक तरफ इसराइल पूरी तरह चीजों को मैनेज करने में नाकाम रहा है, और दूसरी तरफ इसराइल ने मदद मांगी चाइना से कि चाइना के जो मिलिट्री शिप हैं वो हमारी मदद करें रेड सी के हवाले से। अब आप सोचिए जरा, उन्होंने चाइना से मदद मांगी है तो क्यों मदद मांगी है? चाइना ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके कार्गो शिप जो है वो किसी सूरत नहीं कर, क्योंकि माल आता है चाइना से, तो चाइना से माल आएगा, माल अगर चाइना कहेगा तो जाहिर सी बात है उनको पता, वो ईरान को कहेगा, ईरान आगे यमन को कहेगा, तो ये हमको हिट नहीं करेंगे। तो चाइना ये सोचता है कि मैं इनका ठेका लिया हुआ है, मैं ये काम क्यों करूं। सोचे जरा, अमेरिका इस वक्त पूरी नेवल कोलिशन बनाया है कि तमाम फोर्सेस को लेकर समंदर में उतर आए कि हम यमन के खिलाफ लड़ाई करेंगे। लेकिन असल कहानी ये है कि साथ साथ चाइना से भी मदद मांग रहे हैं कि आप ये हमारे शिप्स की हिफाजत करें, हमारे कार्गो शिप आ रहे हैं, आप उनकी हिफाजत करें, मामला तय करें और हमें सिक्योरिटी दें। अगर आप सोचिए अमेरिका की सिक्योरिटी और बाकी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी पर इतना एतबार होता या इतने वो पावरफुल होते, तो क्या वो चाइना को ये बात कहते और चाइना आगे से इनकार करता? क्या उनको नहीं पता हालिया इसराइल की पोजीशन क्या है और ये क्या मामला है? तो चाइना इस वक्त पूरी तरह अपनी तैयारी कर रहा है, और चाइना ने ताइवान की तरफ पूरी नजर रखी हुई है। अमेरिका असल में इस खित्ते के अंदर बिल्कुल फड़फड़ा रहा है, और ये लास्ट फेज है अमेरिका का। आप सोचिए अगर इस दफा वो बचाने में नाकाम हो, अभी अमेरिका को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप सोचिए अमेरिका को भड़के नहीं मारा, अच्छा जी हम आ रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं, अजी हम लड़ाई करेंगे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि यमन के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, और इनके बॉट्स हैं, ये लोग लड़ने को तैयार हैं, ये सी माइंस वहां पर बिछा देते हैं, यानी एक अजीबो गरीब इन्होंने खुद बनाई है, ये तो हमारा कबाड़ा कर देंगे, तो हम यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने ये सारा काम कर दिया तो हमारे तो तितर बितर हो जाएंगे। यानी आप सोचे कि यमन के बारे में उन्होंने अभी जो खबर ब्रेक की कि वो 6 लाख रुपए का ड्रोन हम पर मारते हैं, और हम उस ड्रोन को तबाह करने के लिए जो मिसाइल फायर करते हैं वो तो $2 मिलियन का है, 58 करोड़ का। कहाँ 6 लाख, कहाँ 58 करोड़। वो कहते हैं हम ये जंग कैसे जीत सकते हैं। अब सोचे ईरान की इकोनॉमी इतनी है, उन्होंने इनको दिया हुआ, और यमन ने बहुत सारी चीजें खुद डेवलप की हुई हैं, मेड इन यमन है, लोकली सतह पर उन्होंने मैन्युफैक्चर की है। असल में हुआ यह है कि जो जो आपने बड़े बड़े ममालिक को देखा होगा, उनके ऊपर चाहे वो ईरान है चाहे वो रशिया, जब आप पाबंदियां लगाते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल सतह पर हो जाती है। फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा जी बाहर से तो कुछ होना नहीं, हम यहाँ पर ही कुछ करें काम। तो इस चक्कर के अंदर जब दुनिया में अंदर आप लोगों को आइसोलेट कर देते हैं, आपने यमन को कर दिया, आपने दूसरी जगहों पर कर दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, अगले उठते हैं और अगले कहते हैं कि ठीक है जी अब आपने ये कर दिया, तो फिर हम इस सारे मामले के अंदर अपनी लोकल सतह पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हम आपको मिसाइलों से मारेंगे। अब जब वो खुद करते हैं तो उनको कॉस्ट बड़ी कम पड़ती है। जैसे अब हमास के जो रॉकेट आते हैं, आप सोचिए जरा, उनके रॉकेट हजारों या 1-1.5 लाख के होंगे। इजराइल उनको जो मिसाइल मारता है वो कितने का है? वो 4 करोड़ का एक मिसाइल है। आप सोचें कि कहाँ 1 लाख 1.25 लाख रुपए का वो मारते हैं रॉकेट, और उसको रोकने के लिए ये मारते हैं तो वो 4 करोड़ तक बनता है। तो आप जंग की कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा सस्ता होगा उस पर जाहिर सी बात है मटीरियल भी लो क्वालिटी का होगा। असल में तो उन्होंने अपना टारगेट पूरा करना है। अब इजराइल ने जो इतने इतने मिसाइल रखे हुए थे और इतनी चीजें रखी हुई थी, वो सोचिए किस दिन के लिए थी कि हमने कोई बड़ी जंग लड़नी है। उनको क्या पता था कि इनके साथ इनकी लड़ाई हो जाएगी और फिर इस सतह पर जाकर ये काम करेंगे।
सो लिहाजा अब आप सोच लें कि यमन ने एक तरफ वो काम किया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अपने लोगों को कि आप तैयारी करें, अब आपको गजा में लॉन्च करेंगे। अब वहां जाकर आपने हतमी लड़ाई करनी है, तो वो पहुंचाएंगे कहां से? सुरंगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिन्होंने जाना है वो बॉर्डर पार करके भी चले जाते हैं। ये सारा मामला होता रहता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।